मैंने कैरोलिन की मेज की तरफ बढ़ते हुए हाल पर एक तायराना नजर डाली। तहजीब और बूढ़ के अलावा डेविड और क्लारा भी हाल में मौजूद थे। मैं निहायत इत्मीनान के साथ कैरोलिन की मेज की तरफ बढ़ा और कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल बैठ गया। नाराज होने की जरूरत नहीं, मैंने कैरोलिन की पिजानी पर नागवारी की सलूटे पढ़ते देखकर जल्दी से कहा, मुझे मिस्टर राजर ने भेजा है। ओह, कैरोलिन पुरसकून होगी। वो तारीफी नजरों से मेरा जायजा ले रही थी। बस ज्यादा लेट तो नहीं हुआ मिस कैरोलिन, मैंने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, कैरोलिन ने यूं चौंक कर कहा जैसे उसकी महवियत में खलल पड़ा हो। तुम ज्यादा लेट नहीं हुए, शुक्र है कि आप जैसी हसीन खातून दे। मेरे देर से आने को माइंड नहीं किया, मैंने खुशी का इजहार किया। तुम भी कम स्मार्ट तो नहीं हो, कैरोलिन ने मेरी आंखों में देख कर कहा। यकीनन तुम पर बहुत लड़कियां मरती होंगी। अभी तक ये हसरत ही है कि कोई झूठ मूड में ही मुझ पर मर कर दिखाए। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? हो सकता है मेरा जाविया निगाह गलत हो, कैरोलिन ने धीमी आवाज में कहा। तुम खुद सोचो, बरसों से मैं बूढ़े खोश के साथ जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हूँ। आजाद फिजा को तरस गई हूँ। अब तुम्हारे मिस्टर राजर की मेहरबानी से जरा सा वक्त मिला है। बरसों बाद तुम जैसे किसी नौजवान से मुलाकात हुई है। मेलिनोव के पास आने वाले मुलाकातियों से तो तुम्हारी मुलाकात होती ही रहती होगी। तुम उसे मुलाकात कहती हो, वो तो मुलाजमत का हिस्सा होता है। और फिर मुझ तक तो कम ही लोग पहुंच पाते हैं, उनसे भी सिर्फ कारोबारी और जरूरियात तक गुफ्तगू ही रहती है। मेलिनोव के साथ काम करने में यही मुसीबत है, न दिन अपना और ना रात अपनी। उस बुड्ढे के सर पर हर वक्त कारोबार सवार रहता है। उस पर मुस्तदाद ये कि जब उसका जी चाहता है मुझे ख्वाबगाह में भी तलब कर लेता है। क्या? मैंने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा, तुमसे तो बड़ी उसकी बेटियां होगी। हाँ, वो मुझसे बड़ी है, मगर पैसे में बड़ी ताकत है और मैं उसका हर हुक्म मानने के लिए मजबूर हूँ, इसलिए कि वो मुझे गैर मामूली तनख्वाह देता है। तुम्हारे हालात जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, मैंने मुतासवाना लहजे में कहा। अगर कहो तो मैं मिस्टर राजर से कर। नहीं, उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। यह बातें किसी से कहने के लिए नहीं है और ना ही मैं अपने हालात से गैर मुतमईन हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कभी कभार मुझे थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी मिल जाया करे। जब तुम खुद ही मुतमईन हो तो कोई और क्या कर सकता है? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। खैर, ये बताओ कि क्या खाओगी? तुम इस वक्त मेरे जाती मेहमान हो, उसने मुस्कुरा कर कहा। इसलिए खाना तुम मुंतखब करोगे और अदायगी मैं करूंगी। मैं खामोश रहा। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। खाने के दौरान कैरोलिन ने कहा, बताने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। बहुत बड़े अखबारात में मामूली तनख्वाह पर मुलाजिम। जब किसी को अपने बारे में बताते हैं तो सबसे पहले नाम बताते हैं, कैरोलिन ने नासियाना अंदाज में कहा। माफ करना, तुम्हें देखने के बाद मैं अपने आवास में नहीं हूँ। मैंने खुफ जाहिर की। मेरा नाम जेराल्ड है और मैं राजर के साथ ही काम करता हूँ। रहते कहाँ हो? कैरोलिन ने मुझे टटोलने वाली नजरों से देखते हुए कहा। मैंने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। वो देखिए ना, राजर ने मना किया था कि कोई बात नहीं। कैरोलिन ने फराग दिली का मुजाहरा किया। अगर तुम्हें मना किया गया है तो मैं इसरार नहीं करूंगी। उसने मुझे इस होटल में एक कमरा लेकर दिया है, कमरा नंबर 817। उसने कहा था कि मैं आर्जी तौर पर इस कमरे में क्याम करूं। राजर के मना करने के बावजूद तुमने ये बात मुझे बता दी। कैरोलिन ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मालूम नहीं तुम्हारी शख्सियत में ऐसी क्या खास बात है कि मैं ये बात तुमसे छुपा ही नहीं सका। और अगर राजर ने तुमसे जवाब तलबी की तो क्या होगा? कैरोलिन ने पूछा। तुम तो उसको जवाब दे होगे। हूँ तो सही, मैंने कुछ सोचने की अदाकारी करते हुए कहा। लेकिन उसने खुद ही कहा था कि ये कमरा दुश्मनों की नजरों में आ सकता है। मैं उसे कह दूंगा कि उन लोगों ने खुद ही कमरा तलाश कर लिया था। मुझे यूं लगता है जैसे तुम राजर से खुश नहीं हो, कैरोलिन ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। मैं उसे नाखुश भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे उसने मुझे आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? कैरोलिन ने खाना खत्म करके नैपकिन से हाथ पूंछते हुए कहा। शादी तो अभी नहीं हुई, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। और हो भी कैसे सकती है? कलील सी तनख्वाह है, 2 अफराद का गुजर कैसे हो सकता है? कभी किसी लड़की से तुम्हारी दोस्ती भी हुई है? कैरोलिन ने अचानक पूछा। दोस्ती तो नहीं रही, मैंने शर्माने की अदाकारी करते हुए कहा। बस ऑफिस में जो लड़कियां काम करती हैं उनसे अलग सराक हो जाती है। तुम कभी किसी लड़की के साथ कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए? कैरोलिन के लहजे में वाकई हैरत थी। सिर्फ अपने तसव्वुरात की हद तक, मैंने एक सरदा भरकर कहा। मैंने कई बार चाहा कि अपने साथ काम करने वाली लड़कियों में से किसी को इसकी पेशकश करूं, मगर हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे शदीद हैरत है, कैरोलिन बुड़बुड़ाई। तुम जैसे नौजवान को इस तरह नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोला। असल मामला तो एक तरफ धरा रह गया था और कैरोलिन के साथ ये खराफात शुरू हो गई थी। मगर नहीं, ये खराफात तो नहीं थी। कैरोलिन जिस तरह मेरी जात में दिलचस्पी ले रही थी, उससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि यह दिलचस्पी किसी बड़े वाक़े का पेशखैमा भी हो सकती है। यही वजह थी कि मैंने कैरोलिन से मुतासर होने की अदाकारी शुरू कर दी थी और पहले से तयशुदा प्रोग्राम को पसे पुष्ट डाल दिया था। हम दोनों ही महरूबियों के शिकार हैं जेराल्ड। चलने के बाद कैरोलिन ने मुझसे कहा,
बुढ़ा मैरिनोव मेरा इस्तेहसाल करता रहता है और राजर तुम्हारा। क्यों ना हम दोनों इकट्ठे हो जाएं और अपने दुखों का मदावा बनने की कोशिश करें। मैंने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कैरोलिन की तरफ देखा। वो किस तरह? मैंने कहा, वो इस तरह कि आज की रात मैं तुम्हारे कमरे में गुजारती हूँ। कैरोलिन ने मेल पर कूनियां टेक कर आगे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम मेरे साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने घबरा जाने की अदाकारी करते हुए कहा, राजर मुझे जान से मार डालेगा। तुम नहीं जानती वो कितना सफाक आदमी है। मुझे हैरत है तुम उससे डरते क्यों हो? मैं तुम्हें उससे बचने की तरकीब भी बता दूंगी। उसके बावजूद भी मुझे डर लग रहा है। नहीं, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं ले जाऊंगा। नहीं ले जाओगे तो मैं जबरदस्ती जाऊंगी। कैरोलिन मुस्कुराई, वरना शोर मचाऊंगी कि ये शख्स मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये तो ज्यादती होगी। मैंने फूली हुई सांसों के साथ कमजोर से लहजे में कहा, कोई ज्यादती नहीं होगी। उसने मुझे शोक नजरों से देखते हुए कहा, आज की रात तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मुझे यही महसूस हो रहा है, मैंने मुर्दार की आवाज में कहा और कैरोलिन हंसने लगी। डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, बल्कि आज के बाद तुम बार बार मुझसे मिलने की तमन्ना करोगे। मैं बदसूर खुद को बुखलाया हुए जाहिर करता रहा। बदाए रज़ा मालूम हो रहा था कि हाल में बेलिनोव का कोई आदमी मौजूद नहीं है। अगर था भी तो अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी जो तशवीश का बायस होती। फिर बिल आया और कैरोलिन ने बिल अदा किया। मुझे राजर ने अखराजात के लिए पैसे दिए हैं। मैंने कमजोर सी आवाज में कहा, अगर तुम पसंद करो तो मैं अदायगी कर दूं। इन पैसों को तुम अपने किसी काम में ले आना। राजर को मत बताना कि बिल मैंने अदा किया था। कैरोलिन ने कहा और फिर मेरा हाथ पकड़कर उठ खड़ी हुई। आओ जरा तुम्हारा कमरा भी देख लूं। उसका लहजा मैनी खेज था। हाल के दरवाजे से निकलते वक्त कैरोलिन ने मेरा हाथ थाम लिया था। ये क्या कर रही हो? मैंने उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तू भूल गए, मैं शोर मचा दूंगी। उसने शरीर लहजे में कहा, मचाऊं शोर? नहीं, लेकिन लोग हमें देख रहे हैं, कुछ तो ख्याल करो। मैंने बुकलाए हुए अंदाज में कहा, जाओ, माफ किया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन लिफ्ट में सवार होते ही वो मेरे साथ लगकर खड़ी हो गई। सिर्फ हासा रखो, मैंने हाँपते हुए कहा। क्यों? यहाँ तो कोई भी नहीं देख रहा। उसने इखला कर कहा, और जब तुम्हारा ये हाल है तो कमरे में जाने के बाद क्या होगा? मैंने बेबसी जाहिर करने के लिए जेब से रुमाल निकाला और अपने माथे से वो पसीना पूंछने लगा जो आम नहीं था। कैरोलिन मेरी हालत से महफूज हो रही थी। 8वीं मंजिल पर पहुंचते ही बेइज्जत बेदार हो गई। मुझे फिजा में किसी खतरे की बू महसूस होने लगी, मगर मैंने कैरोलिन पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वो मुझसे तकरीबन लिपटी हुई चल रही थी। 18 नंबर के कमरे के सामने पहुंचकर मैंने जेब से चाबी निकालकर की होल में डाली। कैरोलिन बदस्तूर मुझसे चिपकी हुई थी। एन उसी वक्त मेरी छटीज बुरी तरह बेदार हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस कमरे के अंदर मौत मेरी मुंतविल है। मैंने खुद को हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार किया और चाबी घुमाकर ताला खोल डाला। छटीज कितनी ताकतवर क्यों ना हो, अगर कोई एक बेजबान हिस्स होती है, वो ये नहीं बता सकती कि खतरे की नोयत क्या है। उसका काम तो सिर्फ इतना होता है कि वो होशियार कर दे, और मैं तो पहले ही से होशियार था। शो करना था। मैं आम हालात से तो नहीं गुजर रहा था। ये तो इंतहाई नाजुक सूरत हाल थी जिससे मैं दो चार था। ईगल की हाई कमान के एक फर्द को छेड़ने के बाद मैं मुतमईन होकर किस तरह बैठ सकता था। दरवाजा गैर मुकफ्फल करने के बाद मैंने मुस्कुराकर कैरोलिन की तरफ देखा और एक हाथ उसकी कमर के गिर्द डाल दिया। वो पूरी तरह अपने आवासों में थी। अगर मेरे कुर्ब का उस पर जरा सा भी असर हुआ होता तो उसकी आंखों में हैरत के अलावा तासरात हरगिज ना उभरते। अगर मेरे कुर्ब का उस पर जरा सा भी असर हुआ होता तो उसकी आंखों में हैरत के वो तासरात हरगिज ना उभरते जो इस वक्त उभरे थे। मेरी इस अचानक तब्दीली को उसने फौरन नोट किया था, और ये इस बात की अलामत थी कि वो ज़हनी तौर पर पूरी तरह हाजिर है। मुझे इतनी मोहब्बत मत दो कैरोलिन कि मैं पागल हो जाऊं। मैंने दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाए बगैर उसके कानों में सरगोशी थी। इसी दौरान मैंने गिरदोपेश का पूरी तरह जायजा ले लिया था। बराबर मेरे कमरे से एक बावर्दी वेटर निकला था, मगर उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें खाने के खाली बर्तन थे। उसने सिर्फ एक नजर हम पर डाली थी और फिर वो मुतमईन होकर आगे बढ़ गया था। कैरोलिन से मिलने डाइनिंग हॉल में जाने से पेशतर मैंने उस वेटर से अपने कमरे में चाय वगैरह मंगवाई थी। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मोहब्बत दूंगी, कैरोलिन ने मुझसे लिपटने की कोशिश करते हुए मखमूर लहजे में कहा। लेकिन तुम यहाँ रुक क्यों गए हो? अंदर क्यों नहीं चलते? कैरोलिन मुझसे कमरे में चलने पर इसरार कर रही थी। तो क्या खतरा कमरे के अंदर था? लेकिन नहीं, कमरे के अंदर तो खतरा हो ही नहीं सकता था। तिहे को मालूम ही नहीं था कि उस कमरे में ठहरने वाला असल शख्स कौन है, मगर बाहर भी कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। कैरिडोर सुनसान पड़ा था। अगर यहाँ कोई खतरा था तो उससे सामने जरूर आना चाहिए था। कमरे के अंदर खतरा हो ही नहीं सकता था, बाहर खतरा था नहीं, तो फिर खतरा कहाँ हो सकता था? फौरी तौर पर इस सवाल का जवाब मिलना मुमकिन नहीं था। मैंने हमेशा अपनी चटीज पर बहुत ज्यादा इंसार किया था। मुझे यकीन था कि मेरी चटीज मुझे धोखा नहीं दे सकती।
मैंने मुस्कुराकर कैरोलिन की तरफ देखा और भूजल सी आवाज में कहा, मेरे वजूद में सिनसनाहट हो रही है, मालूम नहीं यहाँ तक कैसे आ गया। अब तो एक कदम उठाना भी 2 बार हो रहा है। कैरोलिन मुझे दूर हट दी। खुद को संभालने की कोशिश करो जेराल्ड, उसने कहा। जिस बात की अचानक जलगार के बाद ये कैफियत हो सकती है कि तुम्हें मेरे साथ बहुत दूर तक सफर करना है। अगर तुमने खुद पर ये कैफियत तारी कर ली तो आगे क्या करोगे? मैंने दरवाजे की चौखट पकड़कर ऐसी अदाकारी की जैसे मेरे लिए खड़ा होना वाकई ही 2 बार हो रहा हो और मैं सारा लेकर खुद को संभाल रहा हूँ। कैरोलिन के अंदाज से तजब्जब जाहिर होने लगा था। मुझे सारा दो कैरोलिन, मैंने एक आवाज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम तो अभी से मेरा साथ छोड़े दे रही हो, मेरे करीब आओ कैरोलिन। वही जाहिर कर रहा था कैसे वाकई मुझ पर बदोशी की कैफियत तारी हो रही है, मगर यूं महसूस हुआ जैसे कैरोलिन मेरे फरेब में आ गई है। वो दोबारा मेरे नजदीक आ गई। अब मैं तुम्हें सारा तो नहीं दे सकती, उसने बेबसी से कहा। तुम्हें सहारा देने की जरूरत ही क्या है? मेरे लिए तो तुम्हारी उंगली का सहारा भी बहुत काफी है। मैंने एक हाथ उसके शाने पर रखा और दूसरा हाथ दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते ही बेरी चटीज ने दोबारा खतरे का सिग्नल नशर करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया था कि मैं कैरोलिन को आगे रखूं। किसी नाबीदा हमले से बचने के लिए ये एक बेहतरीन तदबीर थी। दुश्मन अगर वार करे भी तो उसी का आदमी दर्द में आए। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, कैरोलिन ने खुद ही कहा। नहीं तो गिर मत जाना, लाओ दरवाजा मैं खोले देती हूँ। उसकी पेशकश को मैंने फौरन ही कबूल कर लिया। कैरोलिन ने आगे बढ़कर हैंडल घुमाया। मैं हर किस्म की सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर का जितना हिस्सा नजर आ रहा था वो तो खाली था और उसी तरह था जिस तरह मैं उसे छोड़कर गया था। हर चीज यूं भी तू अपनी जगह मौजूद थी। मुझे क्या हो रहा है कैरोलिन? मैंने अपना सर पकड़ते हुए कहा। हर चीज घूमती हुई दिखाई दे रही है। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं ढेर। कैरोलिन ने बड़ी अपनायत का मुजाहरा किया और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी। लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब भी नहीं है कि तुम चंद कदम भी ना चल सको। हिम्मत करो, यार दी कैफियत है। जरा सा आराम करोगी तो ये कैफियत खुद बहुत जाहिर हो जाएगी। आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं दरवाजे से टकरा गया और दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अब पूरा कमरा मेरी नजरों के सामने था। दरवाजे का पट दीवार के साथ लगा हुआ था। ज्यादा ये इम्कान भी खत्म हो गया कि कोई दरवाजे के पीछे हुआ होगा। मेरी हर एहतियात रायगान साबित हुई थी। कमरे में कुछ भी नहीं था और अगर कोई था तो यही मुमकिन था तो वो बेड के नीचे लेटा हुआ होगा। बेड के नीचे इतनी गुंजाइश थी कि वहां बस लेटा ही जा सकता था, वो भी फंस फंसा कर। मैंने दोबारा कदम उठाए और लड़खड़ाता हुआ सोफे तक पहुंच गया। इस बार गोया देर हो गया। अपना सर मैंने सोफे की पूंछ से टिका दिया था। कैरोलिन ने कफल के सुराल से चाबी निकाली और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद वो सोफे पर मेरे बराबर ही आकर बैठ गई और अपने नर्म मुलायम हाथों से मेरा सर सहलाने लगी। उसके सरापा से फूटने वाली मसूर गुन खुशबू ने अचानक ही मेरे आवाज को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। बस करो कैरोलिन, मैंने अचानक उसके दोनों हाथ थाम कर बर्राई हुई आवाज में कहा। मैं खुद को खासा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा सर दबाना मुझे अच्छा लग रहा है, उसने बड़ी अदा से मुस्कुरा कर कहा। अभी नहीं, वरना मुझे फिर कुछ हो जाएगा। मालूम नहीं तुम्हारे कुर्ब में कैसा नशा है जो मेरी हवास को गिरफ्त में लेना ही शुरू कर देता है। चलो कोई बात नहीं, कैरोलिन ने मुझसे जरा दूर खिसकते हुए कहा। फिर अचानक बोली, तुम्हारे जूते उतार दूं? मुझ पर इतनी अनायफ बात करो कि मैं किसी काबिल ही ना रहूं। मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। एक ही रात में अगर मैं तुम्हारा दीवाना हो गया तो क्या होगा? मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। कैरोलिन ने कहा। तुम जरा रिलैक्स हो जाओ, मैं टॉयलेट से होकर आती हूँ। कैरोलिन की इस बात से मेरा असाबी दबाव काफी कम हो गया था। बाथरूम भी एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई छुप सकता था। अब कैरोलिन वहाँ जा रही थी तो ये खौफ भी दूर हो जाता कि टॉयलेट में छुपा हुआ कोई शख्स अचानक मुझ पर हमला ना कर दे। कैरोलिन बड़े इत्मीनान से बाथरूम में दाखिल हुई और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर कोई गैर मामूली तासर नहीं उभरा। दरवाजा बंद होने के बाद कोई चीख नहीं उभरी। अंदर से किसी गिद्दोजहद की आवाजें नहीं आई। मैंने हर किस्म के ख्यालात दिन से चटके और उठकर सबसे पहले दरवाजे की चुटकी लगा दी। अब कोई शख्स बाहर से दरवाजा नहीं खोल सकता था। मालूम है क्यों मैं मुतमईन नहीं था। कमरा बंद करने के बाद मैंने कोर्स उतार कर सोफे पर फेंका, टाई से निजात हासिल की और फिर जूते भी उतार दिए। मैंने बेड के नीचे भी एक नजर डालकर इत्मीनान कर लिया था कि वहाँ कोई नहीं है। इस हद तक इत्मीनान कर लेने के बावजूद मैं मुतमईन नहीं था। ताहम मैं कुछ भी कर तो नहीं सकता था। चुनाचे में इत्मीनान से बेड पर नीम दराज हो गया। अगरचे मुझे कैरोलिन पर तशद्दुद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने उससे हाल में पूछगछ करने की बजाय उसे यहाँ लाने को तरजीह दी थी। अब मैं उससे बहुत खुलकर गुफ्तगू कर सकता था। बैरिनोव के किसी आदमी को हवा भी नहीं लग सकती थी कि मैं कैरोलिन को लेकर इस होटल के किसी और कमरे में पहुंच गया हूं। 4 लम्हों बाद बाथरूम का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। कैरोलिन बाहर आ रही थी, मगर नहीं, वो कैरोलिन तो नहीं थी। बाथरूम से बरामद होने वाला वो शख्स था जिसकी वजह से ये सारा हंगामा बर्बाद हो रहा था।
वो रैंडल उर्फ मोशी हावर्ड था। उसके होंठों पर बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। बाथरूम से निकलने के बाद वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर खड़ा हो गया था। हैरान हो रही हो यार खान, उसने हल्फेज़ा बाथरूम में ताजल तो कैरोलिन हुई जी, पतर बरामद मैं हुआ हूँ। वे हैरत के मारे मुंजबिन सा होकर रह गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि बादी अचानक किस तरह उलट गई। गोडेल के सबसे आला दरिये के उधर में एक अजीबो गरीब खेल खेला जा रहा था। होटल की चौथी और पांचवी मंजिल बेनिनोव के तसर्रुफ में थी। बेनिनोव जो ईगल की हाई कमान का कारकुन था, उस तक रसाई आसान नहीं थी, मगर मैं उस तक पहुंच गया था। मैंने आसमान की शख्सियत को बेनकाब कर दिया था और अगला कदम जो मुझे उठाना था वो रैंडल के मुतल्लक मालूमात हासिल करना था। रैंडल जो मेरा असल हमदर्द था, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आने पाई कबल इसके कि मैं आसमान से मालूमात हासिल करने के लिए वो एक कदम उठा था। रैंडल खुद मुझ तक पहुंच गया। गोडेल के इसी सबसे आला दर्जा के होटल की 8वीं मंजिल की एक कमरे में रैंडल मेरे सामने मौजूद था। रैंडल चंद लम्हे उसी दरार पर नीचे खड़ा रहा, फिर न्याय से इत्मीनान से एक सोफे पर जा बैठा। उसके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे मेरी तरफ से उसे किसी किस्म का कोई खतरा ही ना महसूस हो रहा हो। कि सोच में गुम हो गया अली, रैंडल ने मुस्कुरा कर कहा, तुमसे तो बहुत सी बातें कर ली हैं, जब तुमने यूं ही चुप साधे रखी तो वही बात भी नहीं हो सकेगी। मैंने इस तवील सांस लेकर जिस्म जिला छोड़ दिया। बातें जरूर होंगी मिस्टर रैंडल, मगर पहले मैं जरा कैरोलिन की खबर ले लूं। मैंने उठकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, कैरोलिन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रैंडल ने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ वो बाथरूम में ही रहेगी। मैंने पलट कर रैंडल की तरफ देखा, ये तुम्हारी राजधानी नहीं है मिस्टर रैंडल। मैंने बदे काना अलैडी में कहा, तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो और कैरोलिन मेरी मेहमान है। मैं उसके साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो फिर उसे वापस भेज दो। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू किसी और के इल्म में आए। वो रात गुजारने के लिए मेरे कमरे में आई थी, ज्यादा अब तो उसकी वापसी सुबह ही हो सकेगी। अगर तुम्हें निजी नौयत की गुफ्तगू करनी है तो उस वक्त आ जाना जब मैं अकेला हूँ। मेरा ख्याल था कि हम दोस्ताना बिदा में गुफ्तगू कर सकेंगे। रैंडल ने सर्द लहजे में कहा, मैं इधर दरख्वास्त है कि माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश में मुझसे ताउन करो। जब मैं कोई काम करने का तैयार कर लेता हूँ तो अंजाम से बेखबर हो जाता हूँ। मैंने बेपरवाही से कहा, तुम्हें माहौल की इतनी खबर है तो खुद पर काबू रखो। रैंडल ने पहलू बदला। साफ मालूम हो रहा था कि खुद पर काबू रखने में उसे बेहद दुश्वारी पेश आ रही है। अपने हल्के में वो नहायत ठंडे दिलो दिमाग का मालिक मशहूर था। मेरा उससे पहली बार आमना सामना हुआ था। मुझे यकीन था कि मैं उसकी खुश मिजाजी में जराड़े ढाल दूंगा। उसके खिलाफ ये मेरी जबरदस्त कामयाबी होती। रैंडल को भी अंदाजा हो गया था कि मैं उसे खातर में नहीं लाऊंगा, इसलिए उसने चुप सार लेरे ही में आफियत जानी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। कैरोलिन दीवार में टेक लगाए खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही देखकर वो चौंकी और फिर दरवाजे में मुझे देखकर उसकी हैरत दो चंद हो गई। बाहर आ रहे हो कैरोलिन? मैंने उसकी हैरत को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम मेरे कमरे में शब बदरी करने आई थी या बाथरूम में? रैंडल ने कैरोलिन को अंदर ही रहने की हिदायत की थी और मैं उसे बाहर आने को कह रहा था। ये उसके लिए एक मुश्किल मरहला था। बई बात मानती या रैंडल के हुक्म की तामील करती। रैंडल के हुक्म की तामील करना उसके लिए यूं लाजम था कि रैंडल ईगल का सरबराह था और एक सपाक आदमी था। मामूली मामूली बातों पर लोगों की जान ले लेना उसका दिल पसंद मशगला था। उसके गिरोह के किसी आदमी में उसकी हुक्म अदुल्ली करने की जुर्रत नहीं थी। दूसरी तरफ मैं था। मुझे यकीन था कि कैरोलिन मेरी असल शख्सियत से नावाकिफ है, लेकिन वो ये बात भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि मैं रैंडल की मौजूदगी में उससे एक मुतालबा कर रहा था। एक ऐसा मुतालबा जो रैंडल के हुक्म से मुतसादिम था। मेरी इस अमल से मेरी शख्सियत उजागर होती थी। ये बात तो वाज़ेह थी कि वह किसी मुखालिफ ग्रुप से मुतल्लक हूँ, मगर मैं कितनी ताकतवर हैसियत का हामिल हूँ इसका कैरोलिन फकत अंदाजा ही लगा सकती थी। मैं कैरोलिन को बावोर देख रहा था। उसके चेहरे पर अंजुनी कशमकश के साए लरद रहे थे। उसकी कुव्वत फैसला जवाब दे गई थी। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने बुलंद आवाज से कहा और कैरोलिन यूं चौंक कर मुझे देखने लगी जैसे उसे अपने सिवा किसी की मौजूदगी का होश ही ना रहा हो। मैं कह रहा हूँ बाथरूम से निकलकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने फिर बुलंद आवाज में दोहराया और इस बार मेरी बात सुनकर उसके हसीन चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। मैं कमरे में नहीं आ सकती, उसने इकला कर कहा। ओशे हावर्ड का हुक्म नहीं है, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। मेरा लहजा यक बयक खूनख्वार हो गया, वरना मैं तुम्हें जहन्नम रसीद कर दूंगा। कैरोलिन बुरी तरह सहम गई। मेरा लहजा उस पर कुछ ज्यादा ही असरअंदाज हो गया था। वो बेजान से अंदाज में अपनी जगह से हिली और किसी मामूल की तरह चलती हुई बाथरूम से निकल आई। मैंने एक तरफ हटकर उसे दरवाजे से बाहर आने के लिए जगह दी थी। कमरे में तदमरती उसकी नजरें रैंडल पर पड़ी और वो ठिठक यहीं इधर आ जाओ। मैंने सोफे की तरफ इशारा किया। कैरोलिन ने पहले बेली तरफ और फिर रैंडल की तरफ देखा।